by Shaheen Library, Kunzar. Assalamualaikum dear aspirants, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today we have a special guest with us. For a long time, I wanted him to be part of our YouTube family. I wanted him share his insights with the YouTube followers and especially students who are preparing for different competitive exams. Today we got a chance to get him here. It's Mushtaq Ahmed Bhatt sir is with us. He's +2 lecturer economics, currently posted at Lolpura Higher Secondary. Firstly, let me introduce a bit about Mushtaq sir. He has been assistant professor at Kashmir University ad hoc basis. He is currently district president, Lecturers Association. He is resource person at DITE and SCERT. He's cluster head, cluster coordinator as well, EJAX spokesperson, Baramulla. He has qualified NET thrice and has qualified JRF as well in economics subject. Now let me give chance to Mushtaq sir. Sir, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे viewers को, हमारे students को. थैंक यू वेरी मच इशफाक साहब. जब मैं अपना बैकग्राउंड की बात करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो है खईपुरा से बिलोंग करता हूं. जहां मेरी एकेडमिक्स की बात है तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही अपना जो इब्तिदाई तालीम है शुरुआत हुई है. फ्राम मिडिल स्कूल खईपुरा एंड देन आफ्टर हायर सेकेंडरी खईपुरा से मेरी जो है +2 लेवल तक मेरी तालीम मुकम्मल हुई. देन आफ्टर अमर सिंह कॉलेज में मैंने BA किया एंड देन कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने PG किया इन इकनॉमिक्स में. तो जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की सवाल है तो कहीं ना कहीं आफ्टर कंप्लीटिंग माय PG तो इमीडिएटली एज फील्ड इन्वेस्टिगेटर मैं अपॉइंट हुआ. एक नेशनल सैफ्रॉन मिशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट में था. देन आफ्टर एड हॉक बेस पे, जिस तरह से आपने कहा, असिस्टेंट प्रोफेसर था ऑन एड हॉक बेसिस. तो जो ये जर्नी रही एक मिक्सचर था. जहाँ तक पेन एंड प्लेजर की बात है, डिफ़िकल्टीज़ भी आती, बहुत से ऐसे भी वक्त आया जहाँ पे मुश्किलातों का सामना हमने करना पड़ा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, एक हिम्मत था, एक जज्बा था. वो ये था कि मुझे कुछ करना है. शुक्र अल्लाह का, आज जो मैं हूँ इट इज़ बिकॉज़ ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज़ ऑफ माई टीचर्स और आप जैसे कुलीग्स का सहारा हूँ मैं. आज तक जितना भी मैंने काम किया है, मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहता है वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक शख्सियत बन के उभर सकते हो. तो सर, हमें बहुत ही क्वायरीज आती थी रिगार्डिंग +2 प्रिपरेशन. There are many aspirants who are preparing for +2 economics and other subjects as well. Since you are +2 lecturer in economics, sir, वो उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ आपको सर. वो क्या स्ट्रेटजी रखे अपने +2 प्रिपरेशन में, especially those who are preparing for economics subject? What are the areas they should focus? 11th 12th class economics, macro economics, micro economics, कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए ताकि वो उनको अच्छा स्कोर मिले, so that they can get this post? एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट इशफाक साहब. मैं जब आपको बताऊं कि अभी जो है पिछले साल एडवर्टाइजमेंट हुई है +2 लेक्चरर्स की, तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है. जहाँ तक स्ट्रेटजीज़ की बात है, देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी एक्सपर्ट से, मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये इट वेरीज़ फ्राम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मेरी सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, या जो कैंडिडेट है एस्पिरेंट है उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या, इट वेरीज़. कोई भी मॉडल हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते. लेकिन अब माफूम अगर हम देखेंगे तो निचोड़ के हम यही देखेंगे कि जहाँ तक मैंने इस चीज़ को समझा है, क्योंकि मैंने नेट वालों को भी पढ़ाया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भी मैंने उनको पढ़ाया है, खुद भी प्रिपेयर किया है. तो एक मॉडल लेके मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ. वो ये है कि आप यू हैव टू प्रिपेयर 3 C's. तो वो 3 C's क्या होते हैं? सबसे पहले जो मैंने देखा है, क्लैरिटी ऑफ थाट होना चाहिए. दैट्स C फर्स्ट, क्लियरिटी ऑफ. देखिए इशफाक साहब, मैं आपको बताऊं कि जब हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ थाट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, कॉलेज में भी पढ़ा और आप स्कूल में पढ़ा रहा हूँ +2 लेवल पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है उसको उसके बाद पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है. तो ये एक क्लैरिटी ऑफ थाट जो होना चाहिए एक +2 लेवल तक होना चाहिए. एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है. तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है हर किसी स्टूडेंट. देखिए यहाँ पे एक पार्ट आता है
है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे जो आपने +2 लेक्चरर्स की बात की। हाँ, वही सबसे पहले ये क्लियरिटी ऑफ थॉट कि आपको करना है। जब आप ये चीज़ आप अपने मन में रखोगे कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़, जो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं या जो बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एप्लीकेबल उन तक भी है। दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट, दैट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर मैं लेक्चरर पोस्ट की बात करूं, पिछली बार मैंने एक पोस्ट भी डाला था रिगार्डिंग, उसमें मैंने एक फार्मूला दिया। लेकिन देखिए, आपको 16 आवर्स 15 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको मन लगे तब पढ़ो। दैट्स द, और बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से आज नहीं कि आज आपने पढ़ा तो कल आप छोड़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये मेरी सजेशन रहेगी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि आप कंसिस्टेंट रहिए। आप भले ही 4 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, बट भी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट रहिए कि करना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने पहले आपको कहा, फर्स्ट सी क्लियरिटी ऑफ थॉट, उसमें आपको ये हासिल करना ही करना है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएगा क्या, दैट्स कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी में क्या है कि आपको करना क्या है। थोड़ा सा एक फार्मूला मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, जो मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स को बताऊँ इस माध्यम से, आपके माध्यम से। तो वो ये है कि 1 + 7 + 2 दैट्स इक्वल टू 10 आवर्स आते हैं इसमें। पहला जो आपका और रहना चाहिए, जो पहला घंटा है, उसमें आप रिवाइज कर लीजिए कि आपने कल क्या पढ़ा। जब आप ये देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसमें रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आप जो 7 आवर्स है उसमें आप पढ़िए। 7 आवर्स में ऐसा है कि आप ब्रेक ना लें। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक भी लेना इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे जो 2 आवर्स है, इसमें आप करेंगे क्या, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू, आपको जो भी, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल। अगर हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो लास्ट 7 घंटों में आपने ये पढ़ा, तो जो है आपके लास्ट 2 आवर्स है, इसमें आपको यू हैव टू कंसल्ट क्वेश्चंस, जितने भी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है, या जो मेंस में प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, नेट में जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उनको आप कंसल्ट। यस, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपको एक विजन डेवलप होता है कि आपको तो पता है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विजन डेवलप होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। और दैट्स पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 में बहुत व्यूअर्स को बताना चाहूँगा यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं शेयर करना चाहूँगा इशफाक साहब आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल सच है। जब मैं पीजी कर रहा था, चूँकि नेट की प्रिपरेशन चल रही थी मेरी, तो मैं जब कोई टॉपिक पढ़ रहा था तो मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सा क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं आएगा। दिस द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है एज कैंडिडेट, एज एस्पिरेंट, यू हैव टू बिल्ड दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे आपको क्या, अगर मान लीजिए आपने कोई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा या कोई मॉडल पढ़ा, सालो मॉडल पढ़ा, तो आपको अपने आप में ये क्वेश्चन बताना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं आएगा। 1-2 एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा मुझे नहीं आएगा, वो मुझे मॉडल आप चैलेंज दे रहे हो, किसको, टॉपिक को चैलेंज, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आएगा। सो दिस द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इस लेवल तक आपको प्रिपेयर होना है। और मैं बताऊं आपको कि अगर आपने इन 3 चीज़ों पे गौर किया, इन 3 चीज़ों पे आपने मेहनत की, दैट्स 1 क्लियरिटी ऑफ थॉट, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस, तो मैं आपको गारंटी दूंगा दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ इशफाक साहब, चूँकि we have next question. I don't want to take it that much deeper because that will take too much time. Your time is very less. Second thing, sir, through which our students are right now going is that there is too much distraction. Since you are teaching at +2 level, you have direct dealing with the students, especially those who are in 11th and 12th class, students who are in 9th and 10th class. There is distraction, mobile phone, social media. हमारे बच्चों को इसको कैसे मैनेज करना चाहे? Out of your experience, your thoughts on it? देखिए, जब मैं बात करूँगा एडिक्शन के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, ये एक रिवोल्यूशनरी
स्टेप था या एक इसने revolutionized the world. एग्जैक्टली। बट यहाँ पे क्या है कि हर किसी चीज़ का अपना अपना एक लिमिट होता है। मैं बार बार जब भी मैं अपने क्लास में होता तो कहीं ना कहीं मैं उनको स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ यू हैव टू यूज़ मोबाइल, क्योंकि आज के दौर में जब एक टीचर आता है तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, देन वही मटेरियल उसको मोबाइल फ़ोन में भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टीचर को एक मोटिवेट होना पड़ता है, टीचर को एक प्रॉपर मेंटर बनना चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स को वो गाइड करे कि कैसे मोबाइल को एक बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जब हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि मोबाइल फ़ोन ये इंटरवेंशन आया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हम एट द सेम टाइम हमने जो इसकी वजह से जो रीडिंग हैबिट्स है वो हमने कहीं ना कहीं लॉस किया। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल कास्ट है, इसका नेगेटिव कास्ट है, इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नो इट डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट, क्योंकि हमारा एज टीचर मेरा जो रोल बनता है वो यही है कि टीचर स्टूडेंट को बताऊं कि आप किस तरह से एक सही तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल तो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अब वो जनरेशन गैप नहीं रख सकते हो। एज टीचर आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू यूज़ मोबाइल। आज मोबाइल की बात नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आज रोबोटिक साइंस की बात होती है, अब डाटा साइंस की बात हो रही है। तो हमें इसके साथ साथ जाना है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बेसिक्स है उनको हमें इग्नोर नहीं करना है। तो मेरी जो है रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट से कि आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नॉलेज हब है बेटा, आपके लिए ये नॉलेज हब है। आप इससे स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका एक ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, इसका सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कहीं से भी आप स्लिप हो गए, नेगेटिविटी पे गए, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन जाएगा, एक डिज़ास्टर बन जाएगा। Sir, I have one more question. Please. Since we both belong from Tangmarg area and we have set up a library here, Shaheen Library. We are making this video from Shaheen Library. एक चीज़ सर मैंने देखा है अपने एरिया में, स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टुवर्ड स्टडीज़। वो स्टडी कल्चर नहीं है हमारे एरिया में। क्या करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को सो दैट दे टेक बेनिफिट ऑफ दीज फैसिलिटीज़ विच आर हियर। वी हैव लाइब्रेरीज इन कुंजर, चंदीलोरा, पटन, हर एक एरिया में अभी लाइब्रेरीज पड़ी है। बच्चों को इनका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एक अलमिया है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, पर्टिकुलरली जो हमारा स्टूडेंट सेक्शन है इनमें, क्योंकि जो एक रीडिंग हैबिट हुआ करते। इशफाक साहब, मुझे अभी भी याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ पे हिंदू में पेपर आता था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स आता था। तो कहीं ना कहीं उनसे पढ़ने से हमें जो है रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 6-7 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ता भी तेलते उसमें बिल्कुल तंगे वाना किए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, इस मोबाइल की वजह से जो हमारा रीडिंग हैबिट है, चाहे वो लाइब्रेरी में है, चाहे वो स्कूलों में है, अपने घर में है, तो कहीं ना कहीं ये हमने खोया। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो है इंटेलेक्चुअलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो मैं आपको बताऊं कि जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने हर किसी मौके पे मैं बता रहा हूं कि 3 चीज़ों को आप बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, लाइब्रेरी को अपना घर बनाइए और उस्ताद को अपना रहबर बनाइए। अगर ये चीज़ें आपको है, आपने लाइब्रेरी को अपना घर बनाया, तो मैं बताऊं कि आपको कोई कम्पीट करने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि आज कंपटीशन तो है। अगर आप देखोगे पिछली बार जो फॉर्म्स आए हैं कांस्टेबल के अराउंड 4 to 4 लाख उसमें उनमें एस्पिरेंट्स थे, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आप देख लीजिए उनमें रीडिंग हैबिट कितने में, हार्डली अगर है कोई 5 to 10,000 उन्हीं में कंपटीशन था जिनके पास रीडिंग हैबिट है। तो कहीं ना कहीं आप लाइब्रेरीज़ का फ़ायदा, और मैं बताऊंगा जब हम +2 लेवल पे थे या ग्रेजुएशन में थे, ऐसी फैसिलिटीज़ सिर्फ हमें सिटीज़ में मिल रही है, लेकिन अब आपके टाउन में मिल रहा है, आपके गाँव में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं विलेज लेवल पे भी है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपने जो इनिशिएटिव लिया है या जो बाकी यूथ इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव आर गुड। एक तो आपके लिए अच्छा रहा है और समाज के लिए अच्छा रहा है। आज मुझे श्रीनगर लाइब्रेरी के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, आज मेरे घर में ही लाइब्रेरी है। तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर लीजिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
डोंट फोकस ऑन योर जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है। जस्ट मुझे अभी भी याद है, हम अक्सर आप ही ने मुझे सजेस्ट किया था कि रिच डैड पुअर डैड वो बुक्स आप पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर जो है, इन बुक्स, हाँ यस हाउ टू ग्रो, ठीक है, इन बुक्स को आप पढ़िए, इससे आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिल जाएगा। तो ये एक, हाँ इससे एक तो दैट्स वन पार्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लेकिन इनका एक हिडन एजेंडा है, वो ये है कि आप में वो रीडिंग हैबिट डेवलप किया जाए। लाइब्रेरी में क्या है कि आपको पढ़ना है, आपको 4 घंटे पढ़ना है, आपको 5 घंटे पढ़ना है, वो तभी आएगा जब आपके पास रीडिंग हैबिट होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, जिस तरह से मैंने कहा, आप जो है व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रहेगी मेरी, वो ये, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या जो बुक्स यहाँ पे है इनको आप दोस्त बनाइए, और जो लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी क्यों ना हो, आप उसको अपना घर बनाइए, कि सिर्फ 4 साल 5 साल तक, जब तक आप डेवलप हो जाए, और जो उस्ताद है, उस्ताद को आप अपना रहबर बनाइए, तो मेरी गारंटी रहेगी आपको कि दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी कामयाबी से रोक नहीं सकेगी। Sir, I have one more question. Right now we see a trend among students. After doing their graduation, they go for SSB preparation for different posts and all. कहीं अब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की ओर ज़्यादा माइल नहीं हो रहा है, दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर रिसर्च, दे डोंट वांट टू प्रिपेयर फॉर नेट JRF examinations. Please, you have yourself qualified JRF examination, net examination, and you have been a researcher as well. इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताइए हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि हायर एजुकेशन में है क्या, क्यों हमें ऊपर जाना चाहिए, वाई शैल वी स्टडी टू मच। देखिए, मैं अगेन, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है एजुकेशन का, वो हम डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे क्या फ़िलासफ़रों ने कहा है, एजुकेशनिस्ट ने कहा है, जब हम एजुकेशन, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बट हमने क्या है, पर्टिकुलरली एशियन कंट्रीज़ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, और हमने एजुकेशन को एक जरिया बनाया टू गेट अ जॉब, बट ये इतना ही नहीं, यस इतना ही नहीं। आप एजुकेशन को सिर्फ इकोनॉमिक्स एंगल से नहीं देखिए, बल्कि देयर आर अदर एंगल्स एज वेल। मैं वेस्टर्न, अगर हम वेस्ट वर्ल्ड की बात करें यहाँ पे, तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रहा है। आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहाँ से आया, वेस्ट वर्ल्ड से ही आया ना। तो हम क्यों, वाई वी आर स्पेक्टेटर्स, हम तो कॉपी पेस्ट लोग हैं। हम जितने भी जो अमेरिका ने बनाया, ब्रिटिश ने बनाया, जो उनकी इन्वेंशंस जो है, उनकी डिस्कवरीज जो है, हम तो उन्हीं पे निर्भर है। हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि वो, उन्होंने क्या कर, अभी कोविड आया, हमने उनकी तरफ देखा, खुद हमने कोशिश खुद भी की है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। लेकिन व्हाट माय पॉइंट इज़ कि जो कुछ भी इनोवेशंस आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस, तो उन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन यस, तो कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को देखते हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन को एक स्पेसिफिक नज़रिया से देखा है, हमने एजुकेशन को ये देखा है कि हमें जॉब मिली, दैट्स, हमने अब एजुकेशन हमारी हासिल होगी। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर आप नेट करोगे, PhD करोगे, तो आपके लिए एक विजन क्रिएट हो जाएगा। आप देखना चाहोगे कि आप रिसर्च में देखो, आप रिसर्च में क्या करना चाहोगे। मैं एक बात बताऊँ, जिस तरह से हम सालो मॉडल पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम या कोई और लॉज पढ़ रहे हैं, वाई नॉट, कि हमने क्यों नहीं अपना, हम भी कर सकते हैं डेवलप अपना मॉडल। ये तभी होगा जब हम इसकी तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ माइल हो जाएंगे, जब हम रिसर्च पे आएंगे, जब हम क्योंकि अगर एवेन्यूज़ की बात करें, रिसोर्स की बात करें, फाइनेंसिंग की बात करें, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हम में है। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमें जॉब मिल जाए और हमारा जो एजुकेशन पर्पस है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं बताऊँ आपको, एज रिसर्चर, चूँकि मैंने रिसर्च पे भी थोड़ा सा वर्कआउट किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वास्ट फील्ड है जहाँ पे आपका जो मेंटलिटी है वो वास्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप सोसाइटी को कुछ देना चाहेंगे। क्योंकि मैं बार बताऊँ कि आपको शख्स बन के नहीं, बल्कि शख्सियत बन के जीना है, और शख्सियत तभी बने जब आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी तक हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन के लिए ये है कि आप रिसर्च कर लीजिए, आप कुछ ऐसा दीजिए समाज को, ताकि वो आप शख्सियत बन के हमेशा ज़िंदा रहे। ये है रिसर्च के बेनिफिट, और रिसर्च इसमें आना चाहिए। अब ऐसा है, आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने कुलीग्स से सुना है कि इतने सारे PhD होल्डर्स है, इतने सारे हैं, जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम क्या। मेरे ख्याल से ये एक पेसिमिस्टिक अप्रोच है इशफाक साहब, इस चीज़ को हमें नहीं देखना है। हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं, बल्कि पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। हमें ये देखना है कि कितने स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेपर्स नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किए, जिनका नाम
एग्ज़ाम आज हम ले रहे हैं, तो ये मेरी sir, we should have the merit. I have seen many students who have qualified NET, who are doing their PhD. They are right now teaching in different colleges Yes, all yes, over in India. universities, yes. In South India, they are teaching. They are proving their medal. not only at national level, international level. Yes, level. yes, So you are there absolutely students, right. There are good researchers Yes. there who are earning enough. They can feed their family in a better manner. So it's not like that. मेरे ख्याल से इशफाक साहब, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको इंटरप्रेट किया, सो मैं चाहूँगा देयर इज़ अ रोल ऑफ टीचर, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कर रहे हो एट +2 लेवल पे, एक टीचर को एक जो एक मेंटर भी है, गाइड भी है, उसको एक काउंसलिंग करनी चाहिए स्टूडेंट को. यू हैव द 2 एस्पेक्ट्स. एक तो होता है कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू विल गेट ए जॉब ईजली, बट एट द सेम टाइम यू हैव द एकेडमिक्स फील्ड, जहाँ पे आप, इट विल टेक टाइम, क्योंकि PhD करने में इट विल टेक टाइम, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल ये बनता है कि आप एक कंट्रीब्यूटर बनोगे सोसाइटी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बनेगा समाज के लिए, ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा टीचर के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, और जैसे कि आप जो है चूँकि आपका भी एक अच्छा रोल बनता है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को गाइड करे कि सिर्फ KS IS करना ही काफ़ी नहीं है, एक रिसर्चर होना भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है. So we need researchers, we need good teachers, we need good mentors, we need people everywhere. Right. So it's not only competitive exams. There is right now too much FAM, KS, IS. Other than that, there are other posts as well where you can contribute for the betterment of our society. Sir, one last question that I will take from you. There is any student who is from poor family. So I don't think right now poverty should become a hurdle for any student, because there are online avenues right now. They can get their coaching online. So इस पे आप थोड़ा बताइए, अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, उनको क्या करना चाहिए, कि क्या वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच ही और शी कैन टेक बेनिफिट? क्या उसको अपना वो ड्रीम गिव अप करना चाहिए यहीं पे, कि नहीं वो कुछ भी कर सकता है? वी हैव सीन मेनी पीपल जो पोर फैमिलीज से थे, प्रोफेसर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए. क्या ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे को ये चीज़ रहे दिमाग में कि मेरे पास पैसा नहीं है कि आई विल गिव अप माई स्टडीज़? मैं आपको बताऊं इशफाक साहब, एक वो बात जो मैं आपको, जो व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा, अगर आप देखोगे ना रॉयल फैमिलीज़ जो होते हैं ना, क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट कोई भी एक कंफर्ट जोन उसको दिया जाता है ना, तो उसकी ग्रोथ की जो चांसेस है वो बहुत लिस्ट है. दैट्स ये मेरा आपका क्वेश्चन है उसके जो गरीब बच्चा है, क्योंकि एक गरीब बच्चे में क्या है कि ये हार्ड वर्कर है, और जो आपके एजुकेशन जो मांग रहा है वो आपके हार्ड वर्क. हम जब मैं क्लास में होता हूँ तो मैं किसी स्टूडेंट को ये नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या है. मेरे पास एक स्टूडेंट है और मेरा काम है कि बस इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए. ये कंडीशन अगर है तो मैं बताऊं आपको कि पोअर रिच ये कंसेप्ट हाँ. एक और बात आपने बताऊं कि इन केस कभी कभार, क्योंकि ऐसा भी है आपको बुक्स वगैरह, लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल रहा है. इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने आपके पास बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है, ठीक है, तो इनका फ़ायदा आप उठा सकते. तो व्हाट माई पॉइंट इज़ कि मनी, इकोनॉमिक्स में हम पता है मनी मैटर्स, बट इन दिस केस मनी अगर आप चाहते हैं, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जुनून है, अगर आप में वो शाहीन की पैरामीटर्स है, तो पैसा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैंने अभी कहा ना कि वही ज़्यादा ग्रो कर रहा है जो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए. और रॉयल फैमिलीज़ में हम उनके बच्चों को हमने देखा है कि वो कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हैं, और जो कंफर्ट जोन में ज़्यादा होते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ की चांस है वो कम है. तो यहाँ पे स्ट्रगल, क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम कैरियर की बात करते हैं, कि ये इसमें स्ट्रगल ये ऐसा, ये इसके छीन के लेता है, ये फिल्ट्रेट करके एक स्टूडेंट को लेके उसको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा देता है जहां पर वो कहेगा नहीं, शुक्र अल्लाह का कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूं, मैंने ज़िंदगी में, ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है, मैंने इस ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है. तो मैं चाहूँ लास्ट यही कि ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सिर्फ पोर ही नहीं है बल्कि कुछ बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है. लेकिन मैंने कहा ना पहले, क्लैरिटी ऑफ थॉट, जब आप क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, कंसिस्टेंसी है, कॉन्फिडेंस है, तो ये चीज़ें ये जो चीज़ें हैं मैटर नहीं करता है. इशफाक साहब,
So, sir, with this, we will conclude our interview here because there is paucity of time for our guest. So, I think Mushtaq sir, who is +2 lecturer currently teaching economics subject to our students, he addressed all the questions which I posed to him from the students' angle. Is that the things that I will take from this interview is that Mushtaq sir said you need to be confident in your career. You have to be consistent in your preparation if you want to achieve your goals, and there should be clarity of thought. So if somebody has clarity of thought, that's your destination. Definitely you will reach there. The way it has been said by Paulo Coelho, if you want really achieve something in your life, whole world is there to help you directly or indirectly. So people will be there, mentors will be there, mentors will be brought to you, who will talk with you. But one thing should be there, that is fire inside the students. There should be fire inside you to achieve something great. Definitely you will achieve that. With this thing, I will conclude this video. We are highly thankful to Mushtaq sir. You came here, you shared your views with our viewers. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.